अब आपके पास नेक्स्ट पॉइंट आता है अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग। देखो, ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से है, लीगल प्रोविज़न है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, मतलब सब चीज़ प्लस प्लस पॉइंट में है। और यहाँ पर कुछ कुछ उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग की अगर हम बात करें तो ये सबसे पहली बात ट्रेडिशनल पेमेंट इन इंडिया है, मतलब ट्रेडिशनल रिटेलिंग है। इसका जो काम करने का तरीका है, लाइक किराना शॉप, पान वाला, बीड़ी वाला, तो जो लोकल किराना शॉप्स वगैरह होती हैं या फिर हम ग्रोसरी के आइटम जहाँ से ख़रीदते हैं, ये सब चीज़ें हमारी अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में आती हैं। तो सबसे पहली बात, ये ट्रेडिशनल रिटेलिंग है। ये किसी भी तरह के लीगल प्रोविज़न को फॉलो नहीं करती और इसको प्रॉपर तरीके से सेट करना कोई कंपल्शन नहीं है और कोई भी स्मॉल बिजनेसमैन इसको ऑपरेट कर सकता है। इसका ड्रॉबैक क्या रहेगा, क्योंकि इसमें जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है या टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से या स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें तो ये इसमें यहाँ पर ड्रॉबैक रहेगा। जनरली द प्रोडक्ट सोल्ड बाय दीज रिटेलर आर अनब्रांडेड। इसमें जो जितने भी प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं वो कस्टमर को ध्यान में नहीं रखकर, मतलब जो छोटी मोटी चीज़ें आसपास की हैं, जो चीज़ें अवेलेबल हम लोग करवा सकते हैं वो चीज़ें हम रखते हैं, तो अनब्रांडेड होती हैं। लोकली जो पर्सनल चाहते हैं उनको हिसाब से रखा जाता है। फिर आता है द टाइप्स ऑफ रिटेलर्स ऑपरेटिंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर आर लोकल किराना शॉप। इसमें जो लोकल किराना शॉप है, पेमेंट वेंडर्स है, मोबाइल वेंडर्स है, पान वाला, बीड़ी वाला, और लोकल क्लोथ मर्चेंट्स है, वेजिटेबल वेंडर्स है, ग्रॉसर्स हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। ये एक फिक्स लोकेशंस पर ही इस्टेब्लिश होती है। द मैक्सिमम रिटेलिंग बिजनेस इन इंडिया, ज़्यादातर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इसमें आ जाते हैं। और अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो सिर्फ कम ही लोगों को मिल पाती है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमें सेल्समैन और हेल्पर्स की ही ज़रूरत होती है। तो एज़ कम्पेयर टू द ऑर्गेनाइज रिटेलिंग, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इसमें थोड़ी सी कम रहती है। फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले बात मैंने जब कही थी अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग में, तो मैंने कहा था ये ट्रेडिशनल फॉर्मेट है, क्योंकि इसमें पुराने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही सारा काम किया जाता है। लो कॉस्ट पर रिटेलिंग की जाती है। इसमें लोकल किराना शॉप, पान वाला, बीड़ी वाला, जनरल स्टोर और लोकल क्लोथ मर्चेंट, वेजिटेबल वेंडर्स, ये इसके अंदर आ जाते हैं। सेकंड आता है एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। अगर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल की बात करें तो एज़ कम्पेयर टू द ऑर्गेनाइज सेक्टर इसमें बहुत कम रहती है। लो कॉस्ट ऑपरेशंस रहता है, क्योंकि इसमें जो है हाई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं होती है। ड्यू टू द लैक ऑफ द हाई टेक्नोलॉजी इसमें थोड़ा सा पैसा जो है कम लगता है। इसमें किसी भी तरह के लीगल प्रोविज़न्स की ज़रूरत नहीं होती, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, किसी भी तरह की कोई लोकल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, जितनी भी हम लोकल किराना शॉप्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। प्लेस ऑफ ऑपरेशन की बात करें, एट ए फिक्स लोकेशन पर इसकी ऑपरेशन जो है किया जाता है। इसमें प्लेस ऑफ ऑपरेशन जो है लोकल किराना शॉप, ग्रॉसर्स, पान वाला, बीड़ी वाला, पेमेंट वेंडर्स होते हैं और मोबाइल वेंडर्स होते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वाले होते हैं, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर घूमते रहते हैं। पर्सनल टच की बात करें, क्योंकि लोग आकर पर्सनली वहाँ पर सामान खरीदते हैं, तो उनके साथ एक कस्टमर पर्सनल टच हो जाता है, जिससे हम उनसे इन क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका क्रेडिट फैसिलिटीज़ की। जैसे मैंने बात कही थी कि एज़ कम्पेयर टू द ऑर्गेनाइज सेक्टर वहाँ पर क्रेडिट फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती, और यहाँ पर एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि यहाँ पर क्रेडिट फैसिलिटीज़ जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कस्टमर को प्रोवाइड की जाती है। फैमिली बिजनेस की बात करें तो इसके लिए ज़्यादातर हमें सेल्समैन और हेल्पर्स की ज़रूरत होती है, बिकॉज़ यहाँ पर जब एक पर्सन जब काम कर रहा होता है तो ये जनरेशन टू जनरेशन वैराई करती है। कुछ चेंजेस के बाद हम अपने रिटेल स्टोर के आउटलुक को जो है चेंज कर सकते हैं। लोकेशनल ईज़ रहती है, क्योंकि ईजिली जो है कन्वीनियंट प्लेस पर जहाँ पर ईजिली जो कस्टमर पहुँच पाए वहाँ पर ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। स्मॉल परचेजिंग रहती है, बिल्कुल लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें करने की ज़रूरत नहीं होती एज़ कम्पेयर टू द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स। अब आता है एडवांटेजेस भी वही है जो इसके फीचर्स के पॉइंट है। जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो एज़ कम्पेयर टू द ऑर्गेनाइज सेक्टर जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी कम रहती है। कन्वीनियंट लोकेशन है, बिल्कुल रेजिडेंशियल एरिया में जहाँ पर इजीली एक्सेस हो पाए, कस्टमर आप तक पहुँच पाए, वहाँ पर लोकेशन फाइंड आउट कर ली जाती है। क्रेडिट फैसिलिटीज़ की बात करें तो इसका एक प्लस पॉइंट ये है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का कि क्रेडिट फैसिलिटीज़ दी जाती है कि कस्टमर कुछ टाइम तक अपनी परचेजिंग कर सकते हैं और आफ्टर अ मंथ उसकी पेमेंट हो सकती है। पर्सनल टच की बात की, क्योंकि कस्टमर डेली आके वहाँ पर मिलते हैं और बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, कस्टमर जो है जानने लग जाते हैं। लेस लीगल प्रोविजंस, किसी भी तरह की लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स। बारगेनिंग पावर रहती है, क्योंकि एडेड एडवांटेजेस का फ़ायदा उठा सकते हैं, हम वहाँ पर बारगेनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी फैसिलिटीज़ हमें मॉल 6-10 इन सब में नहीं मिल पाती हैं। फिर माइंड सेट की बात करें
तो माइंडसेट ये होता है, देर इज़ अ ट्रेडिशनल माइंडसेट्स ऑफ द पीपल डैट द लोकल किराना स्टोर ऑफर गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट चीपर प्राइजेस। हम कस्टमर का ये माइंडसेट हो जाता है कि लोकल किराना शॉप या पान वाला, बीड़ी वाला, इन सब के पास हम गए हैं तो हमें अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है कम रेंज में प्रोवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें तो एज़ कम्पेयर टू दी ऑर्गेनाइज सेक्टर्स, यहाँ पर जो है हर चीज़ें जो है सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज नहीं की जाती है और डिफरेंट क्वालिटीज़ के प्रोडक्ट आपको अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। कंपटीशन की बात करें तो वो वेराई करती है, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू द ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर यहाँ पर कंपटीशन जो है थोड़ा सा कम ही रहता है। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में हम SCM, CRM और न्यू से न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, बट ऐसा ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में नहीं होता। ह्यूज कॉस्ट की बात करें तो एज़ कम्पेयर टू दी ऑर्गेनाइज सेक्टर, इसमें ऑटोमेशन कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन जो है कम लगती है, उसमें थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। बट ह्यूज कॉस्ट में ये यहाँ कह रहा है कि जितने भी अच्छे रिसोर्सेज जो हम कस्टमर को अवेलेबल करवा सकते हैं वो यहाँ हम नहीं करवा पाते हैं, जिसकी वजह से कई बार हमारा पैसा लग जाता है और वो चीज़ें हमें रिटर्न बैक नहीं मिल पाती हैं। नॉलेज एंड स्किल्स की बात करें, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में अच्छे प्रोफेशनल्स उस टास्क को मेंटेन करने के लिए हायर कर लिए जाते हैं, लेकिन स्मॉल स्केल बिजनेस के वालों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अच्छे प्रोफेशनल्स को हायर कर पाएँ ड्यू टू द कॉस्ट एंड प्लेस कंस्ट्रेंट। इसलिए इन चीज़ों का ड्रॉबैक यहाँ पर रहता है। लैक ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़, यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जाता, बिकॉज करियाना शॉप, पान वाला, बीड़ी वाला, इनके लिए कोई स्पेसिफिक टैक्सेशंस या लॉ रेगुलेशन नहीं होते कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू यहाँ से जनरेट हो जाएगी। लेस अट्रैक्टिव होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा एज़ कम्पेयर टू दी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं खर्च किया जाता अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, और वहाँ पर एम्बियंस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में। लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन की बात करें तो न्यू प्रोडक्ट एंड स्पेशलाइजेशन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में नहीं आते हैं, यहाँ पर ट्रेडिशनल गुड्स के साथ ही डीलिंग की जाती है। अब हम बात करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग एंड अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग। पहले हम बात करते हैं अप्रोच की। ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग एक मॉडर्न अप्रोच है और अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें तो यहाँ पर हाई रहती है और वहाँ पर लो रहती है, क्योंकि फैमिली मेम्बर वन फ्रॉम द सेकेंड जनरेशन तक काम करते रहते हैं। कंप्लाइंस विद द लीगल प्रोविज़न, इसमें स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं, बट ऐसा उसमें नहीं होता। लोकेशंस की बात करें तो सिटी से दूर होती है, वो सिटी के बिल्कुल क्लोज होती है ताकि कस्टमर से पर्सनल टच बना रहे। पर्सनल टच की इसमें एब्सेंस रहती है, क्योंकि ऑर्गेनाइज रिटेलिंग में लोगों के साथ पर्सनली जो है लिंकअप क्रिएट नहीं किए जाते हैं, बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग पर्सनली आकर मिलते हैं, ख़रीदते हैं सामान को, क्योंकि उनके साथ बार्गेनिंग पावर भी इन्वॉल्व रहती है और प्लस हम क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी दे सकते हैं, इस वजह से पर्सनल टच इसमें इन्वॉल्व रहता है। बार्गेनिंग की बात करें तो इसमें बार्गेनिंग करना पॉसिबल नहीं है और वहाँ पर आप बार्गेनिंग के फ़ायदे उठा सकते हो। क्रेडिट फैसिलिटीज़ ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में नहीं दी जाती है, बट ऐसा अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में पॉसिबल है। इकोनॉमाइज ऑफ स्केल इसमें बिगर प्लेस पर रहती है, जिससे हमारी GDP इंक्रीज़ हो जाती है, बट ऐसा उसमें स्मॉल स्केल बिजनेस होने के कारण कोई इकोनॉमाइज ऑफ स्केल नहीं रहता। टेक्नोलॉजी की बात करें तो ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में SCM, CRM इन बेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, बट ऐसा अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में नहीं होता। कंट्रीब्यूशन टू GDP, इसमें ह्यूज कंट्रीब्यूशन रहती है ऑर्गेनाइज रिटेलिंग में और वहाँ पर नहीं रहती है। एम्बियंस की बात करें तो एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार किया जाता है जो कस्टमर के मन को, उनकी आंखों को भाए, बट ऐसा अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग में नहीं होता। इसमें अनअट्रैक्टिव और अपीलिंग अप्रोच को इस्तेमाल किया जाता है। कस्टमर की फोकस की बात करें तो सारा ही सेंट्रलाइज्ड, हम कहेंगे कि सेंट्रिक अप्रोच ही ऑर्गेनाइज रिटेलिंग में कस्टमर ही है, बट इसमें ऐसा नहीं होता। प्रोडक्टिविटी की बात करें तो इसमें एफिशिएंसी इंक्रीज़ होने से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे हमारी GDP पर प्लस पॉइंट हो जाता है। बट अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग में किसी भी तरह का कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता और प्रोडक्टिविटी भी कम रहती है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो अनऑर्गेनाइज्ड के कंपैरिजन में ऑर्गेनाइज रिटेलिंग की प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा रहती है और वहाँ पर अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग में कम रहती है। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की बात करें तो ऑर्गेनाइज रिटेलिंग में जो सेलर्स है वो ज़्यादातर ब्रांडेड प्रोडक्ट को ही कस्टमर को सेल करता है। अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग में लेस ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो है सेल किए जाते हैं। अकाउंटिंग एंड टैक्स कंप्लाइंसेस, इसमें ज़्यादा अकाउंटिंग और टैक्स कंप्लाइंसेस जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो किया जाता है, बट ऐसा अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग में नहीं होता। इन्वेस्टमेंट की बात करें 17th पॉइंट में तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। ऑर्गेनाइज रिटेलिंग में वहाँ पर लेसर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है।
ग्रोथ पोटेंशियल्स की बात करें तो बहुत फास्टली ग्रो करता है ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर, अनऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर उससे कम ग्रोथ करता है। सर्विसेज की बात करें तो द सर्विसेज प्रोवाइडेड आर मोर कस्टमर फोकस्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड, बट अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग द सर्विसेज प्रोवाइडेड आर पर्सनलाइज्ड इन नेचर ऑफ सर्विसेज वेराइज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसमें ये वाली बात क्यों कही, क्योंकि अगर हम किसी को उधार देने की बात करते हैं कि माल हमें किसी को उधार में देना है, ठीक है, वो 1-2 महीने बाद पेमेंट कर देगा, लेकिन ये वेराई करता है पर्सन टू पर्सन, हमें हर एक कस्टमर को ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कराते हैं। टाइप्स की बात करें तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स, डिस्काउंट स्टोर, सुपरमार्केट, वॉलमार्ट, बिग बाज़ार, ये सब आपके ऑर्गेनाइज रिटेलिंग का पार्ट है। बट अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग में लोकल किराना शॉप, पान वाला, बीड़ी वाला, जर्नल स्टोर, हार्ट्स एंड मेला, वेजिटेबल्स, मोबाइल वेंडर्स, ये सब आपके किस में आ जाते हैं, अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग में आ जाते हैं। आज ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है, सेकंड चैप्टर। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका जो क्वेश्चंस बनता है वो थ्योरीज ऑफ रिटेलिंग इन इंडिया, स्टोर और नॉन स्टोर बेस्ड क्या होते हैं, उसके फीचर, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग क्या होता है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, करंट लैंडस्केप इन इंडिया में क्या रहता है इसका। थैंक यू सो मच। हो गया।